नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। कहने को तो सिर्फ ये एक एकेडमी है, पर जिन्होंने अपने कंधों पे सितारे पाने का सपना देखा है, उनके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी ही सब कुछ है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। वक्त आ गया है इंडिया के सबसे बेस्ट डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचने का। एक सुनहरा मौका है सामने NDA 1 2019 एग्जाम का। Let's crack NDA 1 2019 exam with free crash course by TGM The Great Mentor. 101 online mock test, 93 videos and 350 plus free PDF notes. Download TGM for NDA, CDS and FCAT exam app from Google Play Store or log on to www.thegreatmentor.com. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hello, welcome to TGM, The Great Mentor, India's first ever online platform for the preparation of defense exams such as NDA, CDS and FCAT. I am Samir Happani, your GK and current affairs mentors at TGM. We have made a 35 days crash course for the upcoming NDA 1 2019 exam. So let's start with the today's topic, that is geography. आज है तारीख 16 मार्च 2019 और आज फर्स्ट डे है NDA 1 2019 के क्रैश कोर्स का। आज ऑलरेडी मॉर्निंग में 3 मॉक टेस्ट हो चुकी है, मॉक टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3। कल 17 मार्च को 3 और मॉक टेस्ट नंबर 4, 5 एंड 6 होनी है, जिसमें से आज इस लाइव वीडियो सेशन में हम मॉक टेस्ट नंबर 4 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 4 का हम लोग आज कंटेंट देखें तो ज्योग्राफी का है। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3। चैप्टर 1 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सेकंड सोलर सिस्टम एंड थर्ड द अर्थ एंड द मून। ये 3 चैप्टर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे आज के इस लाइव वीडियो सेशन में। अगर ये 3 चैप्टर की आज हम एग्जाम एनालिसिस करें प्रीवियस के जो NDA के क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से, NDA 2 2018 के पेपर में से ये 3 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। NDA 1 2018 में 3 और क्वेश्चन और NDA 2 2017 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पे से हम समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एवरी ईयर इसमें से कुछ ना कुछ आ ही रहा है। Let's start with this today's topic, geography and the 3 chapters, the origin and evolution of the earth, solar system, the earth and the moon. Okay, so let's start with the question number 1. Question 1 says the term albedo of the earth implies A. Total amount of radiation reflected from the lithosphere and atmosphere. B. Total amount of radiation reflected from lithosphere, hydrosphere and atmosphere. C. Total amount of radiation reflected from the ice covered areas and clouds. D. Total amount of radiation reflected from the earth's surface. Okay, so ये ऑप्शन को समझने से पहले we have to understand the term albedo. ये albedo होता क्या है? Albedo, it is a measurement of the reflection of sun's energy from the earth into the space. It is a measure of how much of the sun's energy is reflected back from the earth into the space. Okay, सभी को पता है कि अर्थ एंड अदर जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो सभी को जो एनर्जी है वो सन से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। ये जो सन की एनर्जी है, व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ आवर अर्थ, some of them gets absorbed by the surface and some of them gets reflected back into the space. Okay, so ये जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, उसका जो मेजरमेंट है उसी को हम कॉइन करते हैं टर्म एज अ एल्बेडो। ओके, ये एल्बेडो को मेजरमेंट कैसे होता है? एल्बेडो का मेजरमेंट होता है उसकी स्केल 0 to 1 में। यहाँ पर 0 मीन्स मिनिमम
एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम। ये अल्बेडो का मेजरमेंट कैसे होता है? अल्बेडो का एक स्केल है 0 to 1। 0 मीन्स यहाँ पर मिनिमम रिफ्लेक्शन। ये क्या है? मिनिमम रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन को ही मेजर करता है। सो 0 मीन्स यहाँ पर मिनिमम रिफ्लेक्शन है। व्हाट डज दैट मीन? कि जितना भी सन से एनर्जी आ रहा है अर्थ पे वो सारा एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर। ओके, एंड 1 मीन्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स जितना भी एनर्जी अर्थ से आ रहा है वो सारा वापस स्पेस के अंदर जा रहा है रिफ्लेक्ट होके। सो ये है उसका स्केल 0 to 1। इसी के अंदर मेजर होता है अल्बेडो। ओके, अर्थ एंड मून का हम लोग अल्बेडो की बात करें तो अर्थ का जो एवरेज अल्बेडो है वो है 0.367। सो यहाँ पर वो करीबन होगा यही कहीं पे। सो ये 0.367 एंड मून की बात करें तो वो है 0.12। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी एज कंपेयर टू मून। ओके, अर्थ क्या है? ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है एंड कम एब्जॉर्ब करता है। सो व्हाट डज दैट मीन? कि मून का जो टेम्परेचर रहेगा, एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो अर्थ से ज़्यादा रहेगा। ओके, सो ये हो गया अल्बेडो। ये टर्म हमने समझ लिया, व्हाट डज मीन अल्बेडो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्बेडो ऑफ द अर्थ इम्प्लाइज। सो ऑप्शन है ए यहाँ पर, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लिथोस्फीयर। अब यहाँ पर हम हर एक टर्म यहाँ पर समझेंगे, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। बी, total amount of radiation reflected from the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. C, total amount of radiation reflected from the ice covered areas and clouds. And D, the total amount of radiation reflected from the earth's atmosphere. So basically ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो रेडिएशन है वो कौन सी जगह से होता है। वो लिथोस्फीयर से होता है, एटमोस्फीयर से होता है, हाइड्रोस्फीयर से होता है, आइस कवर्ड एरिया से, क्लाउड से, कहाँ से होता है वो। ओके, सो इसके लिए हमें बेसिकली समझना पड़ेगा ये लिथोस्फीयर होता क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट लिथोस्फीयर मीन्स जितने भी लैंड सरफेसेस है मीन्स हिल्स, माउंटेन्स, ओके, फ्लैट सरफेसेस, प्लेट्यूज, वो सारे लिथोस्फीयर के अंदर कवर होता है। वो सारे मिला के हम लोग उसको एक टर्म बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, वो सारे से जितने भी है यहाँ पर आइस कवर्ड एरियाज, माउंटेन्स, हिल्स, फ्लैट सरफेसेस, सारे सरफेसेस से जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। कुछ में ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी। ओके, सो सारे से होगा। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर इज ऑल द ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स सारे मिला के एक हाइड्रोस्फीयर बनता है। जितने भी वाटर बॉडीज है वो सारे मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है। ओके, एंड क्या इससे रिफ्लेक्शन होता है? यस, सो इससे भी रिफ्लेक्शन होता है। जितने भी हाइड्रोस्फीयर के वाटर बॉडीज हैं, लेक, रिवर बेड्स, फिर अपना सीज, ओशियंस, सारे से रिफ्लेक्शन होता है। एंड लास्ट है एटमोस्फियर, क्लाउड्स, ओके, डस्ट पार्टिकल्स, सो करंट्स, सारे मिला के बनता है एटमोस्फियर। सो एटमोस्फियर से भी क्या रिफ्लेक्शन होता है? यस, एटमोस्फियर से भी रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली जो क्लाउड्स है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उससे रिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लिथोस्फीयर, जैसे हम लोग ने अभी चेक किया, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर बॉडीज है वो, एंड एटमोस्फीयर क्लाउड से। सो ये सारे जितने भी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर है, सभी से रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है। वो सारे मिला के जो टोटल अमाउंट होता है उसी को हम अल्बेडो बोलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। Okay, so question number 2 here, the outermost layer of sun is called A, chromosphere, B, photosphere, C, lithosphere and D, corona.
ओके, जैसे हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर होता है और वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सेवरल लेयर्स होते हैं, ओके, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर, वैसे ही सेम सन का भी एक खुद का एटमॉस्फेयर होता है और उसके अंदर भी सेवरल लेयर्स होते हैं। सो क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, वो आउटर मोस्ट लेयर जो है एकदम लास्ट लेयर वो पूछ रहा है। ओके, इसके लिए हम लोग एक समझेंगे पहले कि कौन से लेयर्स होते हैं सन के अंदर। ये बेसिकली है सन का कोर, ओके, सन का कोर है एंड द फर्स्ट लेयर इज अ फोटोस्फीयर। ओके, ये फोटोस्फीयर है। सो बेसिकली जो सन का जो एटमॉस्फेयर है एंड सन का जो बॉडी है, सन का जो कोर पार्ट है, उसमें जो ट्रांजिशन लेयर होता है दोनों के बीच में, उसी को बोलते हैं हम फोटोस्फीयर। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट जो लेयर है उसका नाम है क्रोमोस्फीयर। नेक्स्ट लेयर आफ्टर फोटोस्फीयर इज द क्रोमोस्फीयर एंड द लास्ट लेयर is called as a corona. Okay, what does that mean? What does that called? Corona. ये लास्ट लेयर को हम बोलते हैं कोरोना। सो ये पूरा तीनों मिला के कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर तीनों मिला के सन का एटमॉस्फेयर बनता है। ओके, एंड इसका जो लास्ट लेयर है वो है कोरोना। सो ये क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, दैट मीन्स कोरोना। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। Okay, so next question is question number 3. Consider the following statements regarding the heating of Earth's atmosphere. Statement 1 is atmosphere gets heated through convection till the troposphere. Statement 2 says atmospheres get heated by short wave terrestrial radiation. Statement 3 says heating of atmosphere through conduction is limited to only lower layers of the atmosphere. So यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 says atmosphere gets heated by short wave terrestrial radiation. ओके, ये यहाँ पर ये शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव क्या है हम देखते हैं यहाँ पर पहले। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे हॉटेस्ट जो बॉडी है कोई, वो है सन। सन एक एक्सट्रीमली हॉट बॉडी है एंड उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ये जो एनर्जी है वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। वाई शॉर्ट वेव्स? बिकॉज शॉर्ट वेव कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, सो सन जो है वो शॉर्ट वेव फॉर्म के अंदर वो रेडिएट करता है एनर्जी। ओके, एज अपोजिट टू दिस अर्थ एक मच कूलर बॉडी है एज कंपेयर टू सन। ओके, बट स्टिल इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो सन रिलीज करता है, ये अर्थ रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। ओके, वाई लॉन्ग वेव्स? बिकॉज लॉन्ग वेव कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये हो गया अर्थ जो करता है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है और जो सन करता है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में करता है, रेडिएशन। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, व्हाट डज मीन टेरेस्ट्रियल? टेरेस्ट्रियल मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, ओके, फ्रॉम द अर्थ और बाय द अर्थ। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि वो शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में करता है, एटमॉस्फेयर हीट करता है। बट ये तो रॉन्ग है। वाई? बिकॉज जो अर्थ है वो तो लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है और स्टेटमेंट 2 में शॉर्ट वेव दिया है। स्टेटमेंट 2 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बिकॉज एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड बाय दी शॉर्ट वेव नहीं आएगा, यहाँ पर लॉन्ग वेव आएगा, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाय अर्थ। ओके, नाउ लेट्स चेक दिस स्टेटमेंट 1 and 3। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये कन्वेक्शन एंड कंडक्शन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन होता क्या है। ओके, कंडक्शन मीन्स कि प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कोलिजन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एंड बाय दिस मीन वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, एंड ये जो कंडक्शन है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो सॉलिड के अंदर होता है एंड आफ्टर दैट वो लिक्विड के अंदर होता है। ओके, और एयर के अंदर बहुत ही कम होता है। वाई? बिकॉज एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। यहाँ पर वो कोलिजन नहीं कर पाएंगे और वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे।
So air is a poor conductor and most energy transfer by the conduction occurs right near the earth's surface. Okay, conduction directly affects the air temperature only a few centimeters into the atmosphere. जैसे मैंने आपको बोला अभी कि एयर जो है वो पोअर कंडक्टर है, एयर के अंदर कंडक्शन ज़्यादा नहीं होता, सो जो ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा बाय द कंडक्शन, वो फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही होगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके, नाउ कन्वेक्शन. ये कन्वेक्शन क्या है? सो कंडक्शन में क्या होता था, वो कोलाइड करते थे, लेकिन कन्वेक्शन के क्या होगा कि वो मूवमेंट करेंगे खुद. ये जो मॉलिक्यूल है वो खुद मूवमेंट करेंगे और एनर्जी ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, और ये सबसे ज्यादा जो कन्वेक्शन जो सबसे ज्यादा होता है वो गैसेस एंड लिक्विड के अंदर होता है. ओके, वाई? बिकॉज यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और बाय दिस मीन वो मूवमेंट कर पाता है इजीली. ओके, सो यहाँ पर ये कन्वेक्शन और कंडक्शन हो गया. ओके, सो ये है हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ का. एंड स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड थ्रू द कन्वेक्शन टिल द ट्रोपोस्फियर. सो ये जो ट्रोपोस्फियर सबसे फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंड टिल दैट कन्वेक्शन के थ्रू जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होता है. सो ये स्टेटमेंट राइट है. वाई? बिकॉज जो कन्वेक्शन है उसके थ्रू वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा. ओके, स्टेटमेंट 3 इज हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर्स थ्रू कंडक्शन इज लिमिटेड टू ओनली लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. लोअर लेयर मतलब क्या हो गया? ट्रोपोस्फियर है या फिर स्ट्रेटोस्फियर है. सो जैसे हमने पहले देखा कि कंडक्शन में फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही वो एनर्जी ट्रांसमिट कर पाता है. सो कंडक्शन के थ्रू वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही वो एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा. ओके, सो स्टेटमेंट 1 and 3 बोथ आर राइट. सो आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 and 3 ओनली. यहां पर 1 राइट है, 3 राइट है और 2 यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहां पर ये लॉन्ग वेव आ जाएगा. ओके, Okay, so let's move on to next question. Question number 4. With reference of pole star, which of the following statements are correct? Number 1, the pole star is seen at the same angle from all the places on the earth. And second, its fixed position in the sky throughout the night proves the spherical shape of the earth. ओके, सो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं विथ रेफरेंस टू पोल स्टार एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट. सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पोल स्टार क्या है वो समझना ज़रूरी है. पोल स्टार बेसिकली इट इज़ अ स्टार विच इज़ अलाइंड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. सी यहाँ पर ये जो अर्थ है हमारी, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट. बेसिकली हमारी जो अर्थ है वो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है. सो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे अलाइंड नॉर्थ में एक स्टार होता है. ओके, सो ये हमेशा 365 डेज ये स्टार यहीं पे दिखेगा हमें. सो इसे हम बोलते हैं पोल स्टार, जो नॉर्थ पोल के ऊपर रहता है. ओके, और उसको हम पोलारिस भी बोलते हैं और उसका जो एक्चुअल नाम है वो है अल्फा अर्स माइनोरिस. सो ये जो पोल स्टार है बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, द पोल स्टार इज सीन एट द सेम एंगल फ्रॉम ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ. सी ये जो पोल स्टार नॉर्थ के ऊपर है, मतलब नॉर्थ पोल के ऊपर, क्या ये साउथ पोल से भी विजिबल होगा? क्या नहीं होगा, राइट. बाकी और कोई प्लेसेस से भी ये विजिबल होगा? क्या नहीं होगा. ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो पार्ट है, राइट, वहीं से वो विजिबल होगा. सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, राइट, कि द पोल स्टार इज सीन एट द सेम एंगल फ्रॉम ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये फॉल्स हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर. सेकेंड स्टेटमेंट है इट्स अ फिक्स्ड पोजिशन इन द स्काई थ्रू आउट द नाइट प्रूव्स द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. से यहाँ पर इसका जो फिक्स्ड पोजीशन है नाइट स्काई में, राइट, और इसका जो अर्थ का स्फेरिकल शेप है, राइट, इसका कोई रिलेशन नहीं होता. बेसिकली ये फिक्स्ड है
टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा ये यहीं पे दिखेगा हमें, बराबर। बट इट डजंट मीन कि वो प्रूव करेगा कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, राइट। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इसका आंसर आएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। ओके ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, why did it take millions of years for life to appear on Earth after the planet had formed? ये कह रहा है कि अर्थ फॉर्मेशन के बाद भी लाइफ अपीयर होने में क्यों लाखों साल लग गए। ये इसका क्वेश्चन है। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ए इज द प्लैनेट हैड कूल्ड डाउन इनफ टू सस्टेन द लाइफ। बी कह रहा है कि द प्लैनेट हैड वार्म्ड अप enough to sustain the life. C is life on the earth could begin only when seedlings arrived on the planet from the other worlds. And D, it took millions of years for RNA to replace the DNA. Okay, so सबसे पहले हम ये ऑप्शन C and D देख लेते हैं कि ये C and D क्या कर रहा है। D कह रहा है कि it took millions of years for RNA to replace the DNA. आरएनए ने रिप्लेस किया डीएनए को एंड आफ्टर दैट ओनली लाइफ एग्जिस्ट में आई। सो ये तो टोटली रॉन्ग है। ऐसा कोई थियरी नहीं कि आरएनए ने रिप्लेस किया पहले डीएनए को एंड आफ्टर दैट ओनली लाइफ सस्टेन्ड। सो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सी कह रहा है कि द लाइफ ऑन अर्थ कुड ओनली बिगिन ओनली व्हेन द सीडलिंग्स अराइव्ड ऑन आवर प्लैनेट फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। सो ये तो नॉनसेंस है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये सी एंड डी रूल्ड आउट। बचे हैं अभी ए एंड बी। ए कह रहा है द प्लैनेट हैड कूल्ड डाउन टू सस्टेन द लाइफ एंड बी कह रहा है द प्लैनेट हैड वार्म्ड अप टू सस्टेन द लाइफ। मीन्स दोनों अपोजिट है नेचर में। ओके, दोनों हमें देखना पड़ेगा। ए कह रहा है कि पहले वो गर्म था फिर ये ठंडा हुआ एंड बी कह रहा है कि पहले वो ठंडा था और फिर गर्म हुआ एंड आफ्टर दैट ओनली लाइफ सस्टेन कर पाए। सो इसको हम देखते हैं आगे डिटेल में। आज से 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। ये नाम सभी ने सुना रहेगा कि ये बिग बैंग क्या है। बिग बैंग थियरी जो हमने अभी पढ़ा हुआ है पहले स्कूल से लेके आज तक। सो बिग बैंग थियरी के बाद जैसे बिग बैंग हुआ सो उसमें कुछ चीज़ें रिलीज हुई थी बिग बैंग में, राइट। वो क्या थी? तो हॉट गैसेस थे। ओके, हॉट गैसेस से फिर रॉक्स एंड डेब्रिज वगैरह था। ओके, एंड डस्ट पार्टिकल्स से। सो ये सारा रिलीज हुआ था बिग बैंग में, जो बिग बैंग आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था उसके अंदर। ओके, सो ये जो हॉट गैसेस, रॉक्स, डस्ट पार्टिकल्स, डेब्रिज वगैरह जो था, और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल्स ये सारे धीरे धीरे करके एक होना चालू हुए। और जैसे ये एक होना चालू हुए हमारे गैलेक्सीज, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, स्टार्स वगैरह बनना चालू हुए। हमारा अर्थ भी ऐसे ही बना है। ये जो अर्थ है हमारा आज से 4.54 बिलियन साल पहले ये जो एक हॉट गैसेस, रॉक्स, डस्ट, डेब्रिस सारे एक हुए और ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ओके, सो स्टार्टिंग में जब अर्थ बना तब क्या था? वो एक हॉट गैसेस का चैम्बर था। ओके, जिसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी था, रॉक्स भी थे, डेब्रिस भी थे वगैरह सारा था। क्योंकि सो वो एक मेजर जो पार्ट था उसका वो हॉट गैसेस था। सो वो हॉट गैसेस के फॉर्म में था। आफ्टर दैट कुछ सालों बाद ये हॉट गैसेस धीरे धीरे ठंडा होते गया और ये हॉट गैसेस का फिर वो मॉल्टन फॉर्म हो गया। ओके, जो अर्थ का जो फॉर्मेशन था वो मॉल्टन हो गया, उसने मॉल्टन फॉर्म ले लिया। आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो कोर पार्ट है, अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है, तो आज भी वो मॉल्टन फॉर्म के अंदर ही है। सो ये जो मॉल्टन फॉर्म है धीरे धीरे और ठंडा हुआ। मॉल्टन जो फॉर्म था वो और ठंडा हुआ और बन गया फिर वो सॉलिड फॉर्म। सो आज हम ये लैंड सरफेस जो हमारा है, हिल्स, माउंटेन्स वगैरह जो है वो उसी के बाद बने, सॉलिड जब फॉर्मेशन लिया उसके बाद ही। और इसके बाद फिर जो एटमॉस्फेयर है, ओशंस है, वो बनना चालू हुए। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, सो उसी के बाद हमारी ये जो लाइफ है वो एग्जिस्ट में आई आज से 3 बिलियंस साल पहले। सो इसका जो प्रोसेस देखें हम अर्थ का,
सो स्टार्टिंग में जब फॉर्म हुआ तब वो गैसेस था, गैस के फॉर्म में था, फिर वो बन गया लिक्विड, ओके, एंड उसके बाद वो बना सॉलिड। सो ये जो प्रोसेस है ये कूल्ड डाउन का प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ठंडा होते गया और आज जो हम देख रहे हैं सॉलिड, ये उसी की वजह से है, ये कूल्ड डाउन होते गया इसकी वजह से। सो सबसे पहले ये था गैस, एक हॉट चैम्बर था। सो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए, द प्लैनेट हैड कूल्ड डाउन इनफ टू सस्टेन द लाइफ। ओके, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। So next question number 6. Question number 6 says the atmospheric pressure exerted on the earth is due to 1. revolution of the earth, 2. gravitational pull, and 3. uneven heating of the earth. Select the correct answer using the code given below. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 कह रहा है कि जो अर्थ में जो एटमोसफियर है, राइट, सो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कौन करता है। मतलब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स में हमें ढूंढना है कि किसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है अर्थ के ऊपर। सो इसमें से फर्स्ट दिया हुआ है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सो उसी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है, यहाँ पर ऐसे कह रहा है, तो ये गलत है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। इसका जो इफेक्ट है रिवॉल्यूशन का, वो इफेक्ट में सिर्फ एक तो सीजन चेंज होता है, जो विंटर, मॉनसून, समर वगैरह जो सीजन्स चेंज होते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। और सेकंड जो डे एंड नाइट की जो लेंथ होती है, राइट, समर में देखेंगे तो जो डे का लेंथ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, विंटर में हम देखेंगे तो जो डे का जो लेंथ रहेगा वो बहुत कम रहेगा, 6 बजे के आसपास सनसेट भी हो जाता है। सो ये जो इफेक्ट है वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। बट यहाँ पर बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है रिवॉल्यूशन की वजह से, सो ये रॉन्ग है। रिवॉल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता अर्थ के ऊपर। सेकंड है ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल मीन्स अर्थ का एक ग्रेविटी है खुद का, सो ये जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट। सो ये राइट है, क्योंकि ये जो ग्रेविटी है अर्थ का इतना ज़्यादा है कि हमें सबको, इवन जो एटमॉस्फेयर है वो सबको अर्थ के सेंटर तक खींचता है। सो इसी की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेयर पे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड थर्ड है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब ये अनइवन हीटिंग क्या है, अभी ये अर्थ पे हम देखेंगे कोई प्लेस रहेगा वो बहुत ही गर्म रहेगा, जैसे कि डेजर्ट वगैरह, एंड कोई प्लेस रहेगा बहुत ही ठंडा रहेगा। ओके, सो माउंटेन्स वगैरह, हिली जो प्लेसेस होते हैं वो बहुत ठंडे रहते हैं। सो ये अनइवन हीटिंग होता है, कोई जगह पर ज़्यादा गर्मी है, कोई जगह पर कम गर्मी है, सो इसी की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। सो ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं हो सकता। अनइवन हीटिंग की वजह से प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। अनइवन हीटिंग की वजह से क्या होता है कि एयर फ्लो, जो करंट होता है, कोई प्लेस गर्म है और कोई प्लेस ठंडा है, तो गर्म से ठंडे तक, बराबर, सो वो एयर सर्कुलेशन होता है जिसको करंट हम बोलते हैं, सो वो होता है। सो ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गए, एंड ओनली द सेकंड स्टेटमेंट, द ग्रेविटेशनल पुल इज राइट फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली, इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which 2 planets rotate in a clockwise direction around the sun? So, इसमें से कौन से 2 planets हैं जो clockwise direction में रोटेट होते हैं? सो हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets है टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सन। सो फर्स्ट है मर्क्यूरी, देन विनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो इसको हम शॉर्ट में अगर याद रखना रहेगा, इसका जो सन से जो ऑर्डर है वो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एम, वेम एंड जे सन, ऐसे हम इसका ऑर्डर याद रखेंगे, एम, वेम एंड जे सन। सो ये ऑर्डर है फ्रॉम द सन। सो अभी इसके अंदर पूछा गया कि कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ओके, सो इसका आंसर है यूरेनस एंड विनस। यहाँ से स्टार्टिंग से दूसरा और यहाँ से ये सेकेंड लास्ट।
सो दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, रोटेट होते हैं, और बाकी के जो 6 प्लैनेट्स बचे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। दैट मीन्स जो यहाँ पर अर्थ पे हमारे जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है एंड सनसेट वेस्ट में होता है, राइट? सो ये है एंटी क्लॉकवाइज एंड ये है क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज में बिल्कुल उल्टा होगा, यहाँ पर जो सनराइज होगा वो वेस्ट में होगा एंड सनसेट होगा वो ईस्ट में होगा। सो ये दो प्लैनेट है विनस एंड यूरेनस। सो ये दो प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो द राइट आंसर इज विनस एंड यूरेनस, डी। Okay, so let's move on to the next question. Question number 8. Question number 8 says that which statement describes the atmosphere of the planet correctly? Okay, statement number 1 is Venus is mostly a carbon dioxide. Second, Mercury is mostly nitrogen. Third, Earth is mostly oxygen. And fourth, Saturn is mostly helium. So यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसके अंदर जो हमारे सोलर सिस्टम के जो 4 प्लैनेट्स हैं विनस, मर्क्यूरी, अर्थ एंड सैटर्न, उसके स्टेटमेंट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ओके, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसके एटमॉस्फेयर के रिलेटेड है। सो लेट्स फाइंड आउट वन बाय वन। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर विनस इज मोस्टली ए कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स चेक इट आउट। ये जो विनस जो है, विनस में सबसे ज़्यादा जो है 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड रेस्ट 3.5% जो है वो नाइट्रोजन है। ओके, सो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि विनस इज मोस्टली ए कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, सो इसी की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग का हमें पता है कंसेप्ट कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा होता है और उसी की वजह से डे बाय डे जो टेम्परेचर है हमारा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, वो राइज हो रहा है। ओके, सो सेम यहाँ पर भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना 96.5% है उसके पूरे एटमॉस्फेयर का। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है विनस का वो 467 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो और ये जो 467 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसी की वजह से ये जो विनस है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ओके, सो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि द विनस इज मोस्टली ए कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ स्टेटमेंट 2, मर्क्यूरी इज मोस्टली नाइट्रोजन। सो देखते हैं कि मर्क्यूरी के अंदर कौन से गैसेस होते हैं। मर्क्यूरी के अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है एंड रेस्ट वाटर वेपर भी है। बट यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन होता है मर्क्यूरी के अंदर। सो मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी नाइट्रोजन नहीं होता। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 कि मर्क्यूरी इज मोस्टली नाइट्रोजन, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर नाइट्रोजन होता ही नहीं है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3, अर्थ इज मोस्टली ऑक्सीजन। अर्थ इज मोस्टली ऑक्सीजन। लेट्स चेक इट आउट। अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें सभी को पता है, ये तो स्कूल में ज्योग्राफी में स्कूल लेवल से 6-7 से पढ़ते आ रही है कि अर्थ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसका जो कंपोजिशन है उसमें 78% नाइट्रोजन है। ओके, 3.5% ऑक्सीजन है एंड रेस्ट जो 1% है वो आर्गन है। सो इसी पे से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ना कि ऑक्सीजन। ओके, सो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3 कि अर्थ इज़ अ मोस्टली ऑक्सीजन, सो ये यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। अर्थ इज़ अ मोस्टली ए नाइट्रोजन। ओके, लास्ट वन, फोर्थ स्टेटमेंट इज सैटर्न इज़ अ मोस्टली हीलियम। सो सैटर्न जो है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 93% हाइड्रोजन है। ओके, और रेस्ट जो 7% है वो हीलियम है। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हमारा कि सैटर्न इज मोस्टली हीलियम, सो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली जो सैटर्न के एटमॉस्फेयर में है वो हाइड्रोजन है 93%। सो लास्ट स्टेटमेंट जो है सैटर्न इज मोस्टली हीलियम वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है विनस इज मोस्टली है कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ एक ही राइट है।
एक ही करेक्ट है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों इनकरेक्ट है। सो इसका जो आंसर है वो 1 ओनली यानी कि ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1 ओनली ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, among the following planets which is the brightest planet? A Mercury, B Venus, C Mars and D Jupiter. So last question, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग ने देखा कि विनस जो है, विनस का जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उसमें से 96.5% है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है विनस का, और उसी की वजह से उसको एक हम लोग बोलते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। और उसका जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो है 467 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसी की वजह से उसको एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी हम लोग बोलते हैं कि विनस जो है वो एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, Venus. Venus is the brightest planet of the solar system. Okay, so next question, question number 10. Who discovered the laws of planetary orbits? A. Galilei, B. Nicholas, C. Johannes Kepler and D. None of them. So ये जो है लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स, ये अभी आपने जो 12th का एग्जाम दिया उसमें फिजिक्स के अंदर था ये लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स। बेसिकली 3 होते हैं, 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स होते हैं। सो ये जो डिस्कवर्ड किए थे, ये जो सी जोहानिस केपलर, उन्होंने ये डिस्कवर किए हुए हैं। सो कौन से लॉज है वो वापस एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। So basically number 1, all the planets move about the sun in an elliptical orbit having the sun as one of the foci. ये first one है। Second, a radius vector joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal lengths of time. Okay, and third, the squares of sidereal periods of revolution of the planets are directly proportional to the cubes of their mean distance from the sun. So ये 3 laws of planetary orbits हैं and they were discovered by the Johannes Kepler. Okay, so इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का C, Johannes Kepler. Okay, so next question, question number 11. Which of the following statements are correct? Number 1, asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. Second, meteorites enter the Earth's atmosphere at a high speed and get burnt completely due to friction. Third, meteoroids are rock pieces which doesn't incinerate wholly and land on Earth. So यहाँ पर basically 3 statements दिए हुए हैं related to asteroids and meteoroids. So we have to find out which one is correct. Okay, so let's check one by one. सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सो लेट्स चेक इट। मार्स की जो ऑर्बिट है एंड जुपिटर की जो ऑर्बिट है, वो दोनों ऑर्बिट के बीच में एक बेल्ट होता है। वो बेल्ट एस्टेरॉइड का होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो ये रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सेम ऑर्बिट के अंदर। सो ये पूरे ऑर्बिट को एक एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। सो यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। द स्टेटमेंट 1 इज एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सो दिस इज करेक्ट। नाउ डायरेक्ट हम थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं। मेटेरॉइड्स आर द रॉक पीसेस विच डजंट इंसिनरेट होली एंड लैंड ऑन अर्थ। ओके, सबसे पहले तो हमें समझना है कि मेटेरॉइड्स है क्या। सो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर बिग बैंग बहुत सारे रॉकी मटेरियल्स, डेब्रीज एंड डस्ट पार्टिकल्स रिलीज हुए थे। सो ये जो रॉकी मटेरियल्स एंड डेब्रीज है वो आज भी यूनिवर्स के अंदर, हमारे सोलार सिस्टम के अंदर वो आज भी पाए जाते हैं। सो ये जो रॉकी मटेरियल्स एंड डेब्रीज वगैरह जो है उसको आज हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं।
ओके ये जो मेटेरॉइड्स हैं वो बेसिकली यहीं पे सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में ऐसे ही हैं, वो हमारे अर्थ के अंदर नहीं आते। अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हम उसको मेटेराइट्स बोलते हैं, मेटेरॉइड्स नहीं। ओके सो स्टेटमेंट 3 जो है, मेटेरॉइड्स आर द रॉक पीसेस विच डजंट इंसिनरेट होली एंड लैंड ऑन अर्थ। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वाई? क्योंकि मेटेरॉइड्स हम उसको बोलते हैं जो ऑलरेडी सिर्फ सोलर सिस्टम के अंदर अभी है, ना कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं। अगर वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, सो हम उसको मेटेराइट्स बोलते हैं, मेटेरॉइड्स नहीं। सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके सो नाउ स्टेटमेंट 2, मेटेराइट्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड एंड गेट बर्न्ड कंप्लीटली ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो अभी ये मेटेराइट्स की बात कर रहे हैं। मेटेराइट्स में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मेटेरॉइड्स जो है अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, सो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल वो अर्थ के अंदर आ जाते हैं। ओके एंड समटाइम्स क्या होता है कि वो एट अ वेरी हाई स्पीड वो बर्न होना चालू हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, और जब तक अर्थ के सरफेस पे पहुँचे तब तक कंप्लीटली वो बर्न आउट हो जाता है। बट यहाँ पर मेटेराइट्स क्या है कि मेटेराइट हम उसको बोलते हैं कि जो रॉकी सरफेस, जो रॉकी मटेरियल है, सो रॉकी पीस जो है वो बर्न आउट ना हो और डायरेक्टली एज इट इज़ वो अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे लैंड हो, सो उसको हम बोलते हैं मेटेराइट्स। सो ये एक सऊदी अरेबिया का जो डेजर्ट है वहाँ का एक ये वहाँ पर एक लैंड हुआ था ये मेटेराइट्स। सो यू कैन सी दैट the difference between the desert and this rocky material. So ऐसे debris and rocky materials अभी है जिसको हम ये meteorites बोलते हैं। So ये statement 2 है वो भी incorrect हो जाएगा कि gets completely burn out due to the friction। ये burn out नहीं होते, अगर burn out होते तो हम उसको meteorites नहीं बोलते हैं। meteorites जो होते हैं वो burn out नहीं होते। ओके सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर इनकरेक्ट। सो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, 1 ओनली। ओके क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड द इंसोलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? फर्स्ट latitude, second altitude, third transparency of atmosphere and fourth continentally। so यहाँ पर कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं इंसोलेशन को, राइट? सो इंसोलेशन का सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म है इंसोलेशन वो होता क्या है वो। सो इंसोलेशन मीन्स द सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट डज दैट मीन? इंसोलेशन का मतलब क्या है कि जो सन है जो एनर्जी रेडिएट करता है और वो जो एनर्जी जो अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। अभी ये जो इंसोलेशन है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। सो उस पर फर्स्ट है लैटिट्यूड। सो क्या ये लैटिट्यूड पे डिपेंड है? सो इक्वेटोरियल पार्ट जो है हमारा अर्थ का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसीव होती है फ्रॉम द सन। एंड आगे हम देखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल में सबसे कम इंसोलेशन आता है, कब सबसे कम सोलर एनर्जी रिसीव्ड होती है, वहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी रिसीव्ड होती है। सो बेसिकली ये डिपेंड होता है लैटिट्यूड पे। अगर आप इक्वेटोर पे हो सो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर मिलेगी, और आप नॉर्थ और साउथ पोल के और नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर में भी हो सो वहाँ पर आपको कम एनर्जी रिसीव होगी। सो यस, लैटिट्यूड पे ये डिपेंडेंट होता है, ये फैक्टर अफेक्ट करता है इंसोलेशन को। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अभी हाइट मीन्स माउंट एवरेस्ट पे क्या सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और राजस्थान में क्या सबसे कम एनर्जी मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर ज़्यादा हाइट रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा या कम हाइट रहेगा तो कम एनर्जी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सो ये ऑल्टीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि ऑल्टीट्यूड पे इंसोलेशन डिपेंड नहीं होता।
थर्ड है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफियर। अभी मॉनसून सीजन में क्या होता है कि पूरा जो स्काई है, पूरा जो एटमोसफियर है वो पूरा क्लाउड से भर जाता है, और ड्यू टू दिस इंसोलेशन जो है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाता। काफ़ी ऐसे दिन होते हैं, बहुत सारे दिन ऐसे निकल जाते हैं बिना धूप के। सो वो किसकी वजह से? क्लाउड्स की वजह से। क्लाउड्स की वजह से इंसोलेशन अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाता। सो यस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफियर अफेक्ट्स द इंसोलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, एंड लास्ट वन इज द फोर्थ, कंटिनेंटल। सो कंटिनेंट वाइज हम देखेंगे, लेट्स से एशिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, अमेरिका में जाएंगे तो सबसे कम एनर्जी आती है, अफ्रीका में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। कंटिनेंट के हिसाब से कुछ नहीं चलता। इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफियर। सो फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो रूल्ड आउट। सो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड राइट है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 14, which of the following are necessary to cause change of season on the earth? First, Earth's revolution, second, Earth's rotation, and third, inclination of Earth's axis. So यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो अर्थ पे सीजन्स चेंजेस होते हैं, समर, विंटर, मॉनसून, वो चेंज होने का जो मेजर कॉज है वो कौन सा है? सो तीन यहाँ पर दिए ऑप्शंस, रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। सो इसमें से करेक्ट कौन से वो देखना है। सबसे पहले तो ये जो रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड इंक्लिनेशन है उसकी इफेक्ट क्या होती है वो हम देखते हैं, और उस पे से पता चलेगा कि सीजन किसकी वजह से चेंज होती है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ रोटेशन हम पहले देखते हैं कि रोटेट होती है, जो हमारी अर्थ है उसके एक्सिस पे रोटेट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेजर इफेक्ट क्या होता है उसका, कि डे एंड नाइट साइकिल क्रिएट हो रही है, राइट। सो रोटेट होने की वजह से डे एंड नाइट साइकिल क्रिएट हो रही है। सेकंड है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंज होती है, राइट। सो रोटेशन की दो इफेक्ट है, डे एंड नाइट साइकिल चलती है, एंड सेकंड है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंज। सो ये दोनों रोटेशन की वजह से होता है। सेकंड है रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन, ये दोनों का हम साथ में देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो है सीजन्स, यहाँ पर है ये सीजन चेंज होता है रिवॉल्यूशन की वजह से, जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। सो ये रिवॉल्व करने की वजह से एंड साथ में इंक्लिनेशन की वजह से, जो इंक्लाइंड है हमारी जो अर्थ है वो उसकी ऑर्बिट पे 66.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है। सो उसकी वजह से ये सीजन्स क्रिएट होती है, यहाँ पर डेवलप्ड होती है, जैसे कि विंटर, मानसून, सब सीजन्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। एंड सेकेंड है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि समर जो सीजन होती है उसके अंदर डेज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड विंटर में डेज की लेंथ थोड़ी कम होती है। सो ये जो वेरिएशन है वो भी रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन की वजह से ही क्रिएट होता है। सो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन, दैट इज 1 revolution and 3 inclination. So answer will be 1 and 3 only, C. Question number 15. Time which Earth takes to complete its 1 revolution is. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को पता रहेगा। इसका आंसर आएगा 365 days. Means 365 days and 6 hours. सो बेसिकली जो हमें लीप ईयर जिसको बोलते हैं, लीप ईयर जो काउंट होता है उसमें एक दिन ऐड होता है। ओके, एवरी 4 years ये आता है लीप ईयर, एंड एवरी 4 year मीन्स कि ये फर्स्ट ईयर का ये 6 years हो गया, सेकेंड 3 and 4। सो ऐसे मिला के एक पूरा एक दिन बनता है जो ऐड होता है एवरी 4th year। तो यहाँ पर फेब्रुआरी मंथ में जो 28 डेज होते हैं बेसिकली उसको +1 करके 29 हो जाता है। सो लीप ईयर में जो फेब्रुआरी में 29 डेज इसी की वजह से होते हैं, एक दिन ऐड होता है ताकि ये जो 6 years है एवरी ईयर जो होते हैं 6 hours जो है वो ऐड होते हैं, और ये 6 hours ऐड होके 4th year में एक दिन ऐड कर देते हैं, तो ये 29th डे हो जाता है फेब्रुआरी का। सो ऐसे ये लीप ईयर बनता है, एंड इसका आंसर भी जो है ये 365 and 1/4 days है।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।